तो आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और उनकी विरासत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास उनकी जीवनी के कुछ अंश हैं और उन्हीं के आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। उन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं और जनता के राष्ट्रपति भी। चलिए समझते हैं कि इस असाधारण शख्सियत के सफर में क्या खास था। हाँ बिल्कुल। और ये जो स्रोत है हमारे पास, ये असल में उनके बचपन से लेकर उनकी पूरी विरासत तक की एक तरह से कहानी बताते हैं। हमारा मकसद है उनके जीवन के जो अहम पड़ाव रहे, उनके योगदान और उनकी सोच, उसको सामने लाना, जैसा इन स्रोतों में हमें मिलता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। रामेश्वरम, तमिलनाडु, 1931 में जन्म। एक साधारण मुस्लिम परिवार में पिता नाव चलाते थे और माँ गृहिणी थीं। अब सोचिए, उस छोटे से कस्बे से निकलकर पहले सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स पढ़ना और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये सफर ही अपने आप में कमाल का है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आप देखिए, उनके इतने शानदार वैज्ञानिक करियर का आधार बनी। 1958 में वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO उससे जुड़े। और दिलचस्प बात यह है कि जैसा सूत्रों में जिक्र है, उन्होंने शुरुआत में एक हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया था, जो कि बहुत कामयाब नहीं रही थी। तो ये दिखाता है कि सफर हमेशा सीधा नहीं होता। सही कहा, रुकावटें आती हैं। पहली कोशिश हमेशा कामयाब हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल, उनसे सीखना होता है। अच्छा, तो DRDO के बाद उनका अगला बड़ा पड़ाव था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, 1963 में। यहाँ कहानी तेजी से बदलती है ना? हाँ, यहाँ से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इसरो में वो भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ये वही रॉकेट है जिसने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया था। अच्छा। और वो भारत के लिए अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, सही में। और इससे पहले 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण में भी उनका रोल था। जी, उसमें भी उनकी भूमिका थी। वो उस टीम का हिस्सा थे। और यहीं से फिर मिसाइल मैन वाली पहचान बननी शुरू हुई क्या, SLV-3 के बाद? हाँ, कह सकते हैं, काफी हद तक। SLV-3 की सफलता के बाद ही उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे हम IGMDP कहते हैं, उसका नेतृत्व संभाला। और इसी प्रोग्राम के तहत फिर अग्नि और पृथ्वी जैसी जो हमारी मुख्य मिसाइलें हैं, वो विकसित हुई। हाँ, अग्नि और पृथ्वी नाम तो सुने। जी, इन्होंने भारत की सुरक्षा रणनीति को बहुत मजबूती दी। और बाद में 1998 में जो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुए, उनमें भी उनका योगदान बहुत बहुत अहम था। उनका पूरा फोकस भारत को सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर था। कमाल है। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और फिर उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा। ये नाम कैसे पड़ा? क्या था उनमें ऐसा खास? देखिए, जनता का राष्ट्रपति ये सिर्फ एक क्या कहते हैं उपाधि नहीं थी। जो जानकारी हमारे पास है वो भी यही बताती है कि उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और आम लोगों से, खासकर बच्चों और युवाओं से उनका जो सीधा जुड़ाव था, वो कमाल का था। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे भी, कहा जाता है, उन्होंने आम लोगों के लिए खोल दिए थे एक तरह से। और रिटायरमेंट के बाद भी वो रुके नहीं, वापस शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, युवाओं को प्रेरित करने के काम में लग गए। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने किताबें भी तो लिखी, विंग्स ऑफ फायर जो उनकी आत्मकथा है, और इंडिया 2020, इसमें उन्होंने भारत के भविष्य का एक सपना देखा था। जी बिल्कुल। और उनका वो मशहूर कोट, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखें, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें, ये तो आज भी गूंजता है। सही कहा। उन्हें सम्मान भी तो बहुत मिले, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, देश के सर्वोच्च सम्मान। हाँ, और उनकी किताबें सिर्फ प्रेरणा नहीं देती। इंडिया 2020 जैसी किताब तो भारत के लिए एक विकसित राष्ट्र बनने का पूरा खाका, एक विजन पेश करती है। और ये जो सम्मान है, ये उनके बहुआयामी योगदान को दिखाते हैं। अहम बात यह है कि वो सिर्फ वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक विचारक थे, लेखक थे, एक मोटिवेटर थे, जिनका असर बहुत गहरा और व्यापक रहा। और उनका अंत भी देखिए उसी काम को करते हुए हुआ जिससे उन्हें सबसे ज्यादा लगाव था। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में लेक्चर दे रहे थे और वहीं दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जी बिल्कुल, एक कर्मयोगी की तरह काम करते हुए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति थे, लेखक थे और शायद सबसे बढ़कर करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनकी विरासत आज भी युवाओं को आगे बढ़ने, वैज्ञानिक सोच अपनाने और हाँ, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है। बिल्कुल।
रामेश्वरम की उन गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का उनका सफर, वो मेहनत, लगन और सादगी की एक जीती जागती मिसाल है। और इंडिया 2020 में भारत के लिए जो सपना उन्होंने देखा था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, हमें रास्ता दिखाता है। यहाँ एक विचार शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। डॉक्टर कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। तो आज के इस दौर में जहां अपनी चुनौतियां हैं, अपने मौके हैं, ये सोचने वाली बात है कि हम डॉक्टर कलाम के जीवन से मिली इस जलने की प्रेरणा को, यानी वो कड़ी मेहनत, वो समर्पण, उसे अपने लक्ष्यों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।